इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। राइट डाउन फर्स्ट वन, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। तो जैसे अगर आपने किसी मटेरियल के ऊपर नॉर्मल या एक्सियल फोर्स लगाई, एक्सियल फोर्स लगाने की वजह से इसमें एक्सियल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और ये एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेन भी आ जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस। सो E विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शियर मॉडुलस। इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियर मॉडुलस से समझ में आ रहा है हमने मटेरियल के ऊपर शियर फोर्स लगाई है। तो जैसे ये रहा मटेरियल, इसके ऊपर हमने शियर फोर्स लगाई इस तरह से। तो जब हम शियर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर शियर स्ट्रेन आएगा। तो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन विल बी शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और शियर स्ट्रेन को फाई से या कई जगह गामा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज पर, लिख लेते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हम वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पर। सो बल्क मॉडुलस, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। सो K विल बी इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर वॉल्यूम चेंज की बात की जाएगी या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। सारे के सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स में नीचे क्या था? स्ट्रेन था। यंग्स मॉडुलस में नॉर्मल स्ट्रेन था, शियर मॉडुलस में शियर स्ट्रेन था, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट कैसे होगा, यानी इसकी वॉल्यूम में चेंज कैसे आएगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा ऑल राउंड प्रेशर से। जब सारी तरफ से, हर तरफ से हमने प्रेशर लगा दिया, हर तरफ से इसको दबा दिया, तो एक कांस्टेंट प्रेशर लगाया चारों तरफ से, कि उसकी वजह से इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये हो जाएगा ऑल राउंड प्रेशर, जितना अप्लाई किया है हमने चारों तरफ से, ऑल राउंड प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस विल बी बल्क मॉडुलस। तो ऑल राउंड प्रेशर को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फिर इसको हम V प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा V भी लिख सकते हैं। पर आप इसको इस तरह से याद करो तो ज्यादा सही है, इसको रहने दो अभी के लिए। नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सो पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो ये पॉइजन्स रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखते हैं। तो अगर हमने इस मटेरियल के ऊपर मान लो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये खिंच रहा है तो बाकी की डायरेक्शंस में क्या होगा? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आपस में रिलेट करने वाला जो कॉन्स्टेंट है वो है पॉइजन्स रेशियो। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड करना होगा तो हमें पॉइजन्स रेशियो पता होना चाहिए। बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देने से क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो हमें पॉइजन्स रेशियो प्लस मिल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये नेगेटिव आ रहा है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल दिया, तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल दिया तो ये लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, इसका स्ट्रेन उल्टा जा रहा है। तो टेंशन वाले केस के लिए तो ये उल्टा आ रहा है, यानी ये नेगेटिव आ रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर माइनस साइन और लगा देंगे तो ये पॉइजन्स रेशियो प्लस हो जाएगा। कंप्रेशन के लिए भी देख लेते हैं सेम केस हो रहा है क्या। तो जब हमने इसके ऊपर कंप्रेशन लगाया, कंप्रेशन लगाने से क्या हुआ? ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो कंप्रेस हुआ तो स्ट्रेन आ रहा है नेगेटिव, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ये फैल रहा है, यानी इसकी लेंथ बढ़ रही है। तो अगेन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे तो ओवरऑल ये माइनस का आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सामने माइनस साइन लगा देने से पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव करना है, इसको मोड में रख दिया। तो ये जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आएगी ये यूनी एक्सियल लोडिंग के अंदर ही है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पर भी स्ट्रेस लगा दिया और दूसरी डायरेक्शन में भी, तो दो एक्सेस के अलोंग फोर्सेस लगा देने से पॉइजन्स रेशियो सीधा सीधा ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग के लिए है। तो लिख लेते हैं, राइट डाउन, द अबव एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in uniaxial loading, lateral strain and longitudinal strain will be of opposite nature। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कुछ वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हम देखते हैं उनका पॉइजन्स रेशियो 0 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करता है। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो रेंजेस बिटवीन 0.0 टू 0.5। नाउ अब हम लिस्ट बना लेते हैं। पहले लिखते हैं मटेरियल और फिर लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो सबसे पहले कॉर्क,
कॉर्क के लिए होती है ऑलमोस्ट 0। सेकेंड ग्लास के लिए होती है 0.01 टू 0.05। थर्ड कंक्रीट के लिए पॉइजंस रेशियो होता है 0.1 टू 0.2। फोर्थ मेटल्स 0.25 टू 0.42। देन कास्ट आयरन की वैल्यू आती है 0.2 टू 0.3, 0.2 से 0.3 के बीच में। सिक्स्थ लिखो स्टील के लिए ये वैल्यू है 0.27 से 0.3। कई जगह पर इसको थोड़ा सा रेंज बढ़ा के भी लिखा हुआ है 0.25 टू 0.33, यानी 1/4 से 1/3 तक। तो आप दोनों वैल्यूज लिख लो। एग्जाम में जो ऑप्शंस होंगे आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा, है ना। एग्जैक्ट सेम वैल्यूज आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड आइस, दोनों का ही 0.33 है। और फिर लास्ट वन परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो 0 से स्टार्ट करते हुए 0.5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमने लिख ली हैं। चलिए आगे चलते हैं। याद करके आप थोड़ा सा बताइए कि जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल था उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा था। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पे जितनी ये स्ट्रेस है, ठीक है, इस स्ट्रेस के थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद मटेरियल एक तरह से फ्लो करने लग जाएगा। जैसे कि क्ले, कुछ देर तक हल्का सा स्ट्रेस आपने लगाया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा लगाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के बाद आपको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरी तरह से फ्लो टाइप का करने लग जाएगा, उसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो ये होता है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब आपको याद होगा कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने बनाया था, तो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी हमको ये वाला पोर्शन देखने को मिला था। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इस रीजन में माइल्ड स्टील का बिहेवियर एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह हो जाता है। सो जैसा परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको देखने को मिल रहा है, एकदम उसी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील भी इतने पोर्शन में देता है। तो यहाँ पर इस जगह पर माइल्ड स्टील का जो पॉइजंस रेशियो है वो कितना हो जाता है, 0.5 हो जाता है। ये जो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है इसका भी पॉइजंस रेशियो 0.5 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रीजन में माइल्ड स्टील का पॉइजंस रेशियो कितना है, 0.25 से 0.3 के बीच में है, लेकिन इस रीजन में पॉइजंस रेशियो बढ़ के 0.5 हो जाता है। तो यानी जैसे जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आगे बढ़ते जा रहे हैं, माइल्ड स्टील का पॉइजंस रेशियो इंक्रीज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट वन, माइल्ड स्टील बिहेव्स एज परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इन यील्ड प्लेट्यू रीजन। तो ये जो यील्ड प्लेट्यू रीजन है यहाँ पर माइल्ड स्टील परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज पे लिख लेते हैं। पॉइजंस रेशियो ऑफ माइल्ड स्टील इज 0.25 टू 0.3 in elastic range, and as the strain is increased beyond elastic range, its Poisson's ratio increases and becomes 0.5 in yield plateau region। हमारे पास 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो। ये किस तरह के मटेरियल के लिए हैं? ये इलास्टिक और होमोजीनियस मटेरियल के लिए हैं। नाउ इनमें से अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं 2, 2 आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 दे दिए जाएं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बाकी के जो 2 हैं वो डिपेंड कर जाते हैं इनके ऊपर, यानी इनके आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स हैं, किसी ना किसी तरह से ये रिलेटेड हैं कि अगर हमें कोई भी 2 पता चल गए तो बाकी के 2 तो हम आराम से उन्हीं रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। सो रिलेशनशिप लिख लेते हैं। व्हाट आर द रिलेशनशिप्स? So write down relationships between elastic constants. So first relationship you write down E is equal to 3k 1 minus 2 mu. Second relationship you write down E is equal to 2g 1 minus mu. Third relationship you write down E is equal to 9kg upon 3k plus g. Next you write down mu is equal to 3k minus 2g upon 6k plus 2g. तो ये 4 रिलेशनशिप्स हैं। इन रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स गिवन हो, बाकी के 2 निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल हमारे पास टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हैं? 4, जिसमें कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हैं? 2। सो राइट डाउन फॉर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल्स टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स आर 4, ब्रैकेट में लिख लो E, K, G, mu, आउट ऑफ विच इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स R2।
तो चलो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल की तो बात हो गई, लेकिन हमारे पास और भी तरह के मटेरियल है, तो बाकी के मटेरियल्स के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो भी लिख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ अ टेबल। तो ये हमने टेबल बना ली। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल, यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कंसीडर कर लेंगे। ईएम का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल, सेकेंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, थर्ड एनिसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स 2 होते हैं, अभी अभी देखा था। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 9 होते हैं और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 21 होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कंसीडर कर लेते हैं तो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए अभी भी 2 ही हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 12 हैं और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हैं 36। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो रिलेशनशिप्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।